नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। क्या सुंदर दृश्य दिख रहा है आपको पीछे, और आज हम इसे ही समझेंगे। क्रैश कोर्स की ये चौथी क्लास है और ये चौथी क्लास में लगभग आप यदि देखोगे तो विश्व का जो आपका भूगोल है वो सिमट सा गया है और काफी सारी चीजें आपको याद हुई है। आज की क्लास में जो आपके कंफ्यूजन रहता है साथियों की सर तिथि रेखा कैसे काम करती है, इसके पूर्व में समय बदलता है, पश्चिम में बदलता है, कैसे बदलता है, या अपने जो मानक समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, उसके आगे पीछे कैसे समय क्या रहता है, वो सारी चीजें अक्षांशों को समझेंगे, देशांतर को समझेंगे और ये समय वाला जो समझेंगे। यहाँ से ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे यदि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा तो आपके आगे कहीं कोई समस्या रहने वाली नहीं है और ये बहुत कम लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आता है। और आप इसी से संबंधित टेस्ट सीरीज में भी क्या गलती करते हैं वो भी बताऊंगा। साथियों, शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देनी थी, वो यहाँ पे पहले मैं देना चाहूंगा। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है, और वो ये है कि आज आपके जीजीडी ऐप पर शिक्षण विधियों की, हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं, मात्र लागत मूल्य, यदि आप इसका मूल्य साथियों देखोगे तो मात्र 25 रुपए के अंदर, 25 रुपए प्लस जीएसटी है, कोई 29 रुपए के अंदर ये आपको पड़ जाएगी। इसके अंदर आपको हिंदी की शिक्षण विधियां, जो आपके सामाजिक और गणित विज्ञान वाले सभी के लिए जो भाषा की शिक्षण विधियां है वो सेम रहती है। अब इसी को यदि कोई कहता है कि संस्कृत की, तो सिर्फ उसमें भाषा बदलती है, संस्कृत बदलती है, बाकी एक दो प्रश्न चेंज होते हैं, बाकी यही रहती है, विधियां जो है वो ये रहती है। तो इसमें साथियों ज्यादातर यहाँ पे पहले सुन लेना अच्छी तरीके से, इसका एक अलग से वैसे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि साइंस वाले एसएसटी वाला वीडियो देखते नहीं, उनको पता नहीं होता है। तो इसमें ज्यादातर आपको पुराने प्रश्नों पे अभ्यास करवाया जाएगा, जिससे क्या होता है कि शिक्षण विधियों में सारे प्रश्न इर्द गिर्द रहते हैं और पुराने प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पैसों के अभाव के कारण पुराने क्वेश्चन वाली बुक को खरीद नहीं पाते हैं, या उसके अंदर और भी बहुत सारा मैटर आ जाता है तो वो उस किताब को ले नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी चीजों के कारण उस बुक का मूल्य बढ़ जाता है, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में वो मन महसूस के रह जाता है कि हमने उस पर प्रैक्टिस नहीं की। तो इसके अंदर आपको 80% से ज्यादा आपको पुराने सवाल सारे मिलेंगे और नए सवाल भी जो बन रहे हैं वो सारे मिलेंगे। लेकिन साथियों ध्यान देना, कुछ एक विद्यार्थियों के 2-5% की ये समस्या आती है कि सर ऐप में लोडिंग होता है या मतलब हमारे प्रॉपर सबमिट नहीं हो पाता। कारण जानना, कारण ये है कि आप कहीं ना कहीं, अब क्या है, ज्यादातर ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। लाइब्रेरी वातानुकूलित बनाने के लिए पैक होती है पूरी तरीके से। तो जिनके मोबाइल अच्छे होते हैं उनमें तो नेटवर्क से संबंधित वर्क किया हुआ होता है तो बहुत नेटवर्क पकड़ता है अच्छा सा। जिसके मोबाइल पुराने हो जाते हैं थोड़े से, उनमें नेटवर्क रेंज की हमेशा समस्या रहती है। और अपनी जो टेस्ट सीरीज है साथियों पूरी सर्वर से चलती है। कारण क्या है कि जितनी बार आप टेस्ट खोलते हो तो आपको प्रश्न और ऑप्शन दोनों क्रम बदले हुए मिलते हैं जितनी भी बार, तो वो डायरेक्ट उसमें तो होता नहीं, सर्वर से फैच होता है पूरा डेटा। अब जैसे दूसरे कोई विद्यार्थी कहते हैं सर दूसरे ऐप है वो सामान्य रूप से हमारे चलते हैं, दूसरे ऐप में आपके मोबाइल के अंदर ही एक बार में डेटाबेस बन जाता है, फिर वो वहीं से कैप्चर करते हैं कि उनको कोई सर्वर से बार बार चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको बार बार कहा जाता है यदि आप टीम से संपर्क करते हो कि आप नेटवर्क चेक करें। सामान्य नेटवर्क होना, जैसे कि यूट्यूब चल रहा है, आप मैसेज कर पा रहे हो, वो अलग बात है, और यहाँ पे ये चीजें अलग हो जाती है इससे सर्वर से चलाने के लिए। तो ये प्रॉपर निश्चित करें। और ज्यादातर की समस्या जब आती है जब आप लाइब्रेरी में होते हो, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हजारों की संख्या में विद्यार्थी बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिनके 2-4% की प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा सा इसको देख लेना, धैर्य रखें। और टीम पे मैसेज भी करते हो व्हाट्सएप पे तो उनके रेस्पॉन्स देने का इंतजार करें और कोऑपरेट करें, वो भी आपको सहयोग करने के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी जो दे दी। अब बात करते हैं अपने अक्षांश और देशांतर पर। देखो, अक्षांश और देशांतर जो है साथियों, एक एक चीज को समझना यहाँ पे आपको व्यवस्थित, यदि ये आज की क्लास समझ में आ गई ना तो और इससे संबंधित आपको कोई वीडियो कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैं आप लोगों के लिए जरूर कह सकता हूं। ये जो रेखाएं हैं साथियों, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, अपन आज पढ़ रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या पढ़ रहे हैं? अक्षांश और देशांतर। अब अक्षांश रेखाएं जो है, सीधी सी बात है कि आड़ी रेखाएं होती है। अक्षांश कैसी होती है? आड़ी होती है। और देशांतर होती है ऐसी खड़ी, ठीक है, देशांतर होती है ऐसी खड़ी रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं साथियों, ये कोई पृथ्वी पर ऐसी खींची हुई रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं
जैसे मौसम बदलते हैं उनको समझने के लिए, समय को समझने के लिए, सारी काल्पनिक रेखाएं, ताकि हम व्यवस्थित रूप से कामकाज कर सकें। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अब यदि इस चित्र पे साथियों आप देखोगे तो ये है आपके ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है ना, ये ग्रीनविच मिड लाइन, यानी कि ये जो है साथियों ये आपकी है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जो है वो ग्रीनविच रेखा है। और ये जो आपको दिख पा रही है ये लाल कलर की, ये है आपकी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा है। और ये है आपकी जीएमटी, जहां से जीएमटी जिसपे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जिसको बोलते हैं वो है ग्रीनविच रेखा है ये। और ये ऐसी, अब जितनी आड़ी रेखाएं हैं साथियों सारी की सारी, ये आड़ी रेखाएं जो है वो आपकी चलती है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ये जो खड़ी रेखाएं आप देख पा रहे हो ये है देशांतर। यहाँ पे यदि देखोगे तो ये देशांतर रेखाओं का ये कैसा चित्र है, ध्रुव से लिया गया चित्र है। ठीक है, ये इसको ऐसे समझना, अपन ध्रुव से देख रहे हैं, ध्रुव से देखोगे तब इसको समझ आएगा। ये सारी जो है आपके देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इनको व्यवस्थित रूप से अपन समझते हैं इस चीज को यहाँ पे, और भी अच्छी तरीके से यहाँ इस फोटो में आपको और भी बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ये है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं, ये है लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं जो चलती है ये ग्लोब पे यदि देखोगे आप तो ये इस तरीके से चलती है, और अक्षांश रेखाएं जो चलती है वो आपके इस तरीके से चलती है। ठीक है ना, अब इनकी संख्या से संबंधित भी बात करते हैं अपन एक एक चीज। ये आपके चित्र बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करूंगा, तो अच्छी तरीके से देख लेना, ये सारी चीजें काम आने वाली है। अब देखो एक एक चीज को बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन अक्षांश रेखाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को पढ़ेंगे, और क्यों 179 मानते हैं या 181 मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्या कारण है, वो सब समझेंगे। लेकिन मुख्य तौर पे यदि देखा जाए साथियों, मुख्य तौर पे अक्षांश रेखाएं 5 जो है मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्षांश रेखाएं, इन्हें कहा जाता है मुख्य अक्षांश रेखाएं, जिनकी संख्या है 5। अब 5 कौन सी है, एक तो है आपकी बिल्कुल बीच वाली जो है विषुवत रेखा आप कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, तो ये है आपकी एक मुख्य। अब इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है ना, इसके ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं हैं, इसके नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी 90 और 90 180, और एक बीच वाली 181। अब इसमें कहां कंफ्यूज होते हैं वो अगली स्लाइड में बात करेंगे। पहले इस चीज को समझ लेना कि इसके जो अब उत्तर में अपन चलेंगे तो उत्तर में साथियों आएगी आपकी कर्क रेखा। ठीक है, उत्तर में कर्क आएगी और दक्षिण में आएगी आपके मकर रेखा। कई विद्यार्थियों की ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मकर दक्षिण में आएगी कि कर्क उत्तर में आएगी, कैसे? तो ध्यान रखना कि कर्क रेखा में 2.5 अक्षर है, कर्क में कितने अक्षर है, 2.5 अक्षर है, और मकर में पूरे 3 है। तो मकर के अंदर भार ज्यादा है 3 अक्षर का, तो वो आ जाएगा आपके नीचे की तरफ, और कर्क में भार थोड़ा सा कम है, 2.5 अक्षर, आधा भाई आधा भी कम है तो कम तो है, तो भार कम है तो वो चला गया ऊपर तैर के। ठीक है, तो ऊपर वाली साथियों आपके आगे कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। अब इस कर्क रेखा से और इस मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है साथियों, ये वाला जो क्षेत्र है इसके बीच वाला, कर्क से मकर के बीच वाला जो है वो आपके कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय। अब जैसे मौसम पढ़ते हैं ना अपन, जलवायु पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत बार कंफ्यूज होते हो, सर उष्ण कैसा होता है, शीतोष्ण कैसा होता है, उपोष्ण कैसा होता है, तो ये उष्णकटिबंधीय है। और मान लीजिए 2 सिंपल रेखाएं हैं अपने, 2 सिंपल अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये बीच का जो क्षेत्र है ना, 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, वो कहलाता है कटिबंध। क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। कटिबंध कहलाता है, तब ये उष्ण कटिबंधीय हो गया। 2 देशांतर के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाएगा, गोरे या गोर क्षेत्र कहलाता है, वो देशांतर में बात करेंगे। तो यहां से ये ध्यान रखना, ये कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ये कटिबंध कहलाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। अब यहां से मकर से और दक्षिणी अपने ये आ जाएगा अंटार्कटिक व्रत आ जाएगा, यहाँ पे अंटार्कटिक व्रत तक आपके आ जाएगा दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ऊपर आ जाएगा उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे अपने रहते हैं शीत। ठीक है ना, शीत कटिबंध, बिल्कुल ही शीत। तो ये जो होता है कटिबंध का वर्गीकरण है, किस तरीके से भूमध्य, कर्क और मकर रेखाएं चलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
ऊपर आ जाएगा यहाँ पे आपके आर्कटिक व्रत आ जाएगा, ये तो आपके कर्क आ गई, यहाँ आ जाएगा आपके आर्कटिक व्रत और यहाँ आ जाएगा अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, अंटार्कटिक व्रत और आर्कटिक व्रत। चलिए और आगे और स्लाइड आपके काम की है, उसमें और व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। देखो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का सदस्य है। कल पढ़ा था अपन ने भौगोलिक अध्ययन में, हम इसके एक नमूने से अध्ययन करते हैं जिसे ग्लोब कहा जाता है। अब ग्लोब जो है ना, पृथ्वी को हूबहू उस पे छाप दिया गया तो वो ग्लोब है। नक्शा क्या होता है, बिल्कुल ऐसा फ्लैट होता है, और ग्लोब बिल्कुल उसके आकार का है तो वो ग्लोब कहलाता है। अक्षांश रेखाएं लेटिट्यूड होती है और देशांतर लॉन्गिट्यूड होती है। देशांतर आपके खड़ी रेखाएं हैं, अक्षांश आड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो आपको अभी भी बताया है, ये चित्र भी इसको समझने के लिए। हाँ अब देखो, अब अपन लेते हैं साथियों अक्षांश रेखाएं, व्यवस्थित तरीके से समझते हैं इसको। अक्षांश रेखाएं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री, ठीक है, कौन सी, ये बिल्कुल बीचों बीच जो है ये रेखा आपके 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश होती है जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब आड़ी रेखा है, ठीक है, ऐसे नहीं है। अब ये जो अक्षांश रेखा है आड़ी है ना, ये पूर्ण वृत्त बनाती है, और देशांतर मतलब ये है ना पूरे पूरे वृत्त बनाएगी, और देशांतर जो रेखाएं होती है वो पूर्ण वृत्त नहीं बनाती, वो अर्धवृत्त ही बनाती है। ठीक है ना, ये अंतर होता है इनके अंदर। तो ये 2 बराबर भागों में बांटती है, ये ध्यान रखना। और पृथ्वी कैसे घूमती है, ये तीर का निशान आपको बताएगा। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कल बताया था ना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। ठीक है, तो ये अब इसके उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, ये अक्षांश रेखाओं से संबंधित। ठीक है ना, अब इसमें देखना, इन भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में और उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री अंतराल के 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है। ठीक है ना, अब ये तो जैसे ये इस तरीके से गोलार्ध लिया हुआ है, ये आपकी है। अब यूं मत के देना कि सर दक्षिण में कैसे आ गई, ये बताने के लिए है। जब टेढ़ा फोटो खींचते हैं ना कोई, तो वो कैसे दिखता है, उस तरीके से। ठीक है ना, बीच वाली है ये। तो 0 डिग्री के ऊपर देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूरे बताने के लिए आपको इस तरह का फोटो यूज किया है। और ये बाकी जो है छुपे हुए, थोड़ा सा आपको यूं समझ लेना, टेढ़ा करके बताया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 90-90 दोनों तरफ होते हैं, तो 90 और 90 कितने हो गए, 180। और एक कौन सी है, भूमध्य रेखा, तो 181 कितनी होगी, 181। अक्षांश 181 है टोटल, ये ध्यान रखना। अभी देखो और समझ में आएगा। किसी भी स्थिति में 90 से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकते। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ठीक है, अब ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे, तो यहाँ है 90 डिग्री अक्षांश, ये 0 से शुरू होता है यहाँ, और 0 से ही शुरू होके दक्षिण में भी जाएगा। तो ये है आपके उत्तरी और दक्षिणी। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और यदि एक्यूरेट देखें तो 111.13 किलोमीटर होती है। और ये देखो, ये दूरी जो है ये 111.13 किलोमीटर, और इस क्षेत्र को, इस इनके बीच वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है साथियों आपके कटिबंध। ठीक है ना, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। हर अक्षांश के बीच में, हर 2 अक्षांश के बीच, ठीक है, हर 2 अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है, हर 2 अक्षांश के बीच में। ठीक है ना, तो और इसे कटिबंध कहा जाता है। ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इन पे ध्यान रखना। अब देखो प्रश्न और क्या बनते हैं, सारे एक एक प्रश्न को अपन कवर करेंगे। और जिन लोगों को, हाँ जैसे आज शिक्षण विधियों की योजना की कई जने कह रहे सर वन लाइनर, देखो वन लाइनर मैं खुद भी इंतजार कर रहा हूं, आपको जितना इंतजार है उतना हम भी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें हमारे क्या है, प्रकाशक महोदय के ऑपरेटर जो है वो, उनके साथ थोड़ी सी मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या हो गई, तो वहां पे प्रोजेक्ट डिले हुआ है। लेकिन विश्वास रखें कि जो चीज आपको मिलने वाली है ना, वो वास्तव में आपके लिए बहुत रिवीजन बूस्टर के रूप में आ रही है। तो वो वास्तव में रिवीजन बूस्टर के रूप में ही काम करेगी। बहुत फास्ट उससे आप रिवीजन और रैपिड रिवीजन कर सकोगे, और बहुत हेल्प होने वाली है। तो देखो इंतजार मुझे खुद को भी करना पड़ रहा है, आपको भी करना पड़ेगा। थोड़ा क्या करें, कंडीशन है। देखो इंसान काम कर सकता है, लेकिन इंसान का स्वास्थ्य वगैरह ये सारी चीजें उसके हाथ में नहीं रहती है। तो ये सारे जो है प्रभाव, कारण जो है ये प्रभाव डालते हैं। देखो कोशिश हमारी यही है जल्दी से जल्दी आपको ऑनलाइन दे दें। ठीक है, अब साथियों देखना कि अपने 0 डिग्री तो है अक्षांश रेखा, जो अपने विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है।
23.5 डिग्री उत्तरी कर्क और ये मकर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आएगा। अब अपने भारत में से जो गुजरती है वो ये कर्क रेखा गुजरती है। भारत में से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना, और ये दक्षिणी गोलार्ध में से गुजरती है वो मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये जो है साथियों, यहाँ पे जब यहाँ पे सूर्य बिल्कुल सीधा चमकेगा, कर्क रेखा पे बिल्कुल सीधा जब चमकेगा, वो दिन होता है 21 जून का। ठीक है ना, अब आने वाला है जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 21 जून का जो दिन है उस दिन बिल्कुल सीधा चमकेगा, तो सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में और सबसे छोटी रात होगी यहाँ पे। ठीक है ना, जब यहाँ पे सीधा चमकेगा तो उसी दिन यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा, विपरीत चलेगा बिल्कुल। और जब यहाँ पे मकर रेखा पे बिल्कुल सीधा चमकेगा तब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, यानी कि यहाँ पे तो अपने यहाँ पे सबसे बड़ी रात हो जाएगी। तो 22 दिसंबर वो दिन होता है, तो सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसको समझना है, ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। जब यहाँ पे बिल्कुल देखो एकदम सीधा चमकेगा तो सबसे बड़ा दिन है, यहाँ सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात है। जब यहाँ दिन सबसे बड़ा है तो यहाँ दिन सबसे छोटा होगा, यहाँ सबसे छोटी रात है तो यहाँ सबसे बड़ी रात होगी। इस तरीके से चलता है, व्युत्क्रम चलता है। ठीक है ना, अब ये जो साथियों जैसे आपके कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है वो दुनिया के लगभग 20 देशों में से गुजरती है। कितने देशों में से गुजरती है? लगभग 20 देशों में से गुजरती है। आपकी जो ये भूमध्य रेखा है ये 13 देशों में से गुजरती है। कितने में से? 13 देशों में से। ये जो अक्षांश अपने मकर रेखा है ये लगभग 12 देशों से गुजरती है, ये लगभग 12 देशों से गुजरती है। तो ये कुछ चीजें जो है आपको एक्स्ट्रा भी ध्यान में रखनी है कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आज समझने की बहुत सारी चीजें हैं साथियों, क्लास भी थोड़ी लंबी होगी लेकिन क्लास इंटरेस्टिंग होगी। ये चीजें बहुत मुश्किल से क्लियर होती है, लेकिन एक बार जिसके कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके 25 करवा देती है। ठीक है, अब देखो ये वापस यदि विश्व के पूरे नक्शे पर देखो तो ये बीच में जो है, ये बीच वाली है अपनी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। अब यहां से ये इन प्रदेशों से गुजरती है। ठीक है, ये समझने के लिए सिर्फ आपके मानचित्र से भी आप समझ पाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज आ रही है कि अगर उत्तरी ध्रुव, ठीक है, अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु माना जाए, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या मानते हैं? सिर्फ एक बिंदु मानते हैं, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179। क्यों होगी वो यहां से समझ में आएगा। अगर रेखा माना जाए, ठीक है, इन दोनों को रेखा माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 90 प्लस 90 प्लस 1 प्लस 1 कौन सी है? भूमध्य रेखा, तो हो जाएगी 181। लेकिन अगर सिर्फ इसे दो बिंदु मानते हैं तो अपन को क्या करना है? 181 माइनस 2 तो कितने हो जाएंगे? 179। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे यदि इनको सिर्फ एक बिंदु माना जाए, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बिंदु माना जाए, अक्षांश रेखा नहीं माना जाए, ठीक है ना, अक्षांश तो है लेकिन अक्षांश रेखा नहीं माना जाए। अक्षांश रेखा यदि नहीं मानेंगे तो दो का नुकसान है सीधा सीधा। तो 181 हो रही थी, क्यों? 0 डिग्री के ऊपर 90 और नीचे 90, 90 और 90 180 और 1 0 डिग्री, खुद को भी तो गिनना जरूरी है, तो 1 0 डिग्री 181। अब यदि इन्हें अक्षांश रेखा न मान के सिर्फ बिंदु माना जाए तो -2 करके 179 हो जाएगी। ठीक है, और यदि अक्षांश रेखा मानते हैं तो आपके हो जाएगी 181। अब टेस्ट सीरीज में एक प्रश्न आया कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? दो प्रश्न थे कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। उसमें कुल अक्षांशों की संख्या यदि पूछते हैं तो 181 होती है। ठीक है, क्योंकि बिंदु मानेंगे तो भी अक्षांश तो है। फिर एक प्रश्न आया कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो यदि बिंदु मानते तो अक्षांश रेखाओं की संख्या नहीं है, तो वहां पे उत्तर आएगा 179। अब कई जना छोरा कहते हैं गुरुजी प्रश्न खोटो दियोड़ो है, सेम प्रश्न के अंदर दो उत्तर कैसे माने? जबकि 10 बार कहा है आपको कि प्रश्न के एक एक शब्द को नहीं पकड़ोगे, एक एक शब्द को नहीं समझोगे, जब तक अधीरता रखोगे, मन स्थिर नहीं होगा तो आपको सही उत्तर दिखाई नहीं देगा। जब पानी के अंदर देखो लहरें उठती है तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, और पानी जितना शांत है वो सब कुछ साफ दिखाई देगा। तो इसलिए अपने मन को जो है शांत रखा करो, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। यही इसीलिए बार बार, अब कई जन समझते नहीं इस चीज को। अब
जिस स्तर की टेस्ट सीरीज है उस स्तर के बनिए आप, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में मिला क्या है, हलवा मिला है, हलवा। ठीक है, लेकिन उस हलवे को हजम करने के लिए हाजमा हमारा बहुत बढ़िया होना जरूरी है, क्योंकि देसी घी का हलवा आजकल हर किसी को दे दे, हर किसी के हजम नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा। और बद हजमी जब होगी तो फिर वो कहीं ना कहीं जिद करेगा या कुछ कहेगा। तो इसलिए क्या है, ये चीजें समझने की है कि आपको जिस स्तर की टेस्ट सीरीज दिया ना, आप उसके शुल्क पे मत जाना कि यार 50 रुपए की टेस्ट सीरीज है तो ऐसी होगी। जब उसके अंदर मैटर कंटेंट देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पूछ लेना। जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में यदि कोई 1000 रुपए में भी करवा रहा, उससे भी बेहतर ये है कि ये हमें पूरा अभ्यास करवा रही है। क्योंकि ये चीजें जो है वो समझने वाली होती है। जब तक आप इन्हें समझते नहीं हो आपको लगेगा कि गलत दे रखा है, लेकिन ये चीज कब समझ में आएगी, जब एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न देखते हो और फिर बाद में पता चलेगा कि वास्तव में इस लेवल की प्रैक्टिस सर ने करवाई थी लेकिन हमने हल्के में ले लिया। तब आपको ओरिजिनल वैल्यू जो है उस दिन पता चलेगी, उस दिन याद आएगी कि वास्तव में कोई ऐसा प्रयास करने वाला भी था लेकिन हमने जो है हमारी होशियारी के अंदर इसे हल्के में ले लिया। ये चीजें बाद में दुख देती है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं तीनों ही गुजरती है। ये अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था, तब भी आपको पढ़ाया था कि ये तीनों यहाँ से अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब आपके 179 और 189 वाली, अब मेरे ख्याल से इस पे समस्या आपके नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन देशांतर रेखाओं पे, लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अब देखो साथियों, एक बात समझना आप, हालांकि मैं यहाँ पे आज ग्लोब लेकर आने वाला था लेकिन भूल गया हूं, रह गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो तो मतलब पूरा व्रत बनाती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं बनाती है पूरा व्रत, लेकिन देशांतर रेखाएं अर्धव्रत ही बनाती है। ठीक है ना, अर्धव्रत बनाती है, पूरा व्रत नहीं बनाती है। तो इनकी संख्या ज्यादा होती है। देशांतर रेखाओं की आधा आधा बनाएगी तो ज्यादा होगी, दिखती बात है। ठीक है ना, तो ये पूरा व्रत नहीं बनाती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, ऐसे एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी। जबकि देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये देखो, ये ध्रुव से निकलती है और इस तरीके से होती है। यानी कि यहाँ पे यदि विषुवत रेखा पे देखोगे तो सर्वाधिक दूरी इनके बीच में होगी, लेकिन यदि आप ध्रुवों की तरफ देखते हो तो इनके बीच में दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पे तो बिल्कुल ही होती नहीं है। ये अंतर होता है इनके अंदर। ठीक है ना, ये अंतर वाले सवाल कब आते हैं, जब आपके मतलब मिलान वाले आते हैं, इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ऐसे सवाल आते हैं, तब आपकी ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो इन देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है साथियों, ये कहलाता है गोरे। गोरे कह दो या गौर क्षेत्र कह दो। ठीक है, गौर क्षेत्र, तो ये इन दोनों के बीच का जो है ये गौर क्षेत्र या गोरे कहलाता है। इनके बीच की जो दूरी होती है साथियों 111.32 किलोमीटर। ठीक है, दो देशांतरों के बीच की दूरी यहाँ विषुवत रेखा पे, सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पे ये होती है 111.32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। ठीक है ना, 111.32 किलोमीटर। अब देखो और चीज जो समझने लायक है कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, और ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है ना, अब ये जो है, अब ये इन जैसे अक्षांश रेखाओं के बीच, देशांतर रेखाओं के बीच का तो गौर क्षेत्र कहलाया, अक्षांश रेखाओं के बीच में कटिबंध कहलाया, लेकिन इन दोनों का जो ये बनता है, ये जाल बन रहा है, इसे कहा जाता है ग्रिड। ग्रिड यानी जाल ही होता है वैसे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनर क्या पता कैसा सवाल बनाए, कह नहीं सकते, अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए। देखो, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती है। ठीक है ना, ध्रुवों से भूमध्य रेखाओं की ओर, यानी भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा हो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी देशांतर रेखाओं की घटेगी, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, देशांतर समानांतर नहीं होती, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है। ठीक है ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो एक एक चीज समझने लायक है इसके अंदर। यहाँ पे जो है ग्रीनविच वेधशाला है जो अपने लंदन के अंदर है। ठीक है, लंदन के अंदर यहीं से जो है टाइम डिसाइड वगैरह किए गए। चलिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ये जो 0 डिग्री है ग्रीनविच रेखा,
ठीक है। प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कह दिया जाता है। अब ये जो रेखा थी ना आडी, वो तो थी आपके भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये जो है बिल्कुल बीच में से चलने वाली, ये है आपकी ग्रीनविच रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, ठीक है ना। ये थोड़े से आपके कंफ्यूजन होने वाले फैक्ट है जिसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर, पूर्व और पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखा है, ठीक है। समझना, ये 0 डिग्री है, यहां से पूरे ऐसे चक्कर काट के पीछे तक, पीछे जाएंगे ना तो 180 डिग्री आएगी, ठीक है। यहां से भी पीछे जाओगे ना तो 180 डिग्री आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए एक जना यहां से शुरू हुआ चलना और वो यहां से पूर्व की ओर चल के पीछे की तरफ जाता है, एक यहां से चल के पीछे की ओर जाता है, दोनों जगह एक ही जगह पर जाकर मिलेंगे। वहां पीछे वाली जो रेखा है वो 180 डिग्री रेखा है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को न तो पूर्वी कहा जाता है न पश्चिमी कहा जाता है, सिर्फ 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। ये ध्यान देने लायक बात है, ठीक है ना। जिसके समझ में आएगी उसके दिमाग में आएगा कि हाँ वास्तव में ये चीज है। तो कुल मिलाकर जो देशांतर रेखाओं की संख्या है, कुल मिलाकर जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 है। कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं कुल कितनी है? 360 है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत है। अब 0 डिग्री यहां से यहां चल रही है, ठीक है, 0 डिग्री यहां से यहां चल रही है, तो 180 डिग्री इसके पीछे की तरफ यहां से यहां तक चलेगी, वो 180 डिग्री है, ठीक है ना। 180 डिग्री यानी कि वो अब 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पे ये चीज है जो आपके समझनी जरूरी है। अब देखो और चीजें समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसका उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, जो 0 डिग्री है वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। इसके जस्ट पीछे जो 180 डिग्री थी वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। दोनों में अंतर है, कई लोग दोनों को सेम मानते थे, समान मानते, जबकि दोनों में अंतर है। 0 डिग्री देशांतर रेखा समय रेखा है और इसके पीछे वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा तिथि रेखा है। दोनों के अंदर अंतर है, ठीक है ना। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। समझना इस बात को कि यहां पे यदि देखोगे साथियों कि ये 0 डिग्री, चलिए मैं आपको अगली स्लाइड पर लेके चलता हूं, उसमें और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हाँ, यहां से देखना अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है, GMT जिसे कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहते हैं? GMT कहते हैं, ठीक है ना। ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, ये ग्रीनविच रेखा है। यहां पे जाने की और समय बढ़ता है, यानी कि ये आगे रहती है। अपने यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? अपनी भारत की कौन सी है? भारत की है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी भारत पूर्व में है, पूर्वी देशांतर है जो GMT से आगे है। आगे है, कितनी आगे है? 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये समझना, इस चीज को अभी समझ गए तो आपके क्लियर हो जाएगा। यहां से ये 0 डिग्री जो है, यहां से इस तरफ पूर्व की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है, आगे रहता है, समय बढ़ता है। यानी कि यहां से अपने आगे की तरफ जाएंगे तो समय को बढ़ा दो सीधा सीधा, ठीक है ना। और हर 15 डिग्री देशांतर को पार करने पर 1 घंटा बढ़ जाता है, ठीक है। इस चीज को मैं समझाता हूं अभी आपको, देखो यहां से समझना आप। और यहां से यदि पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, यहां से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये पीछे चलती है, यहां पे समय पीछे की ओर चलता है। यहां पूर्व की ओर जाने पर आगे बढ़ता है। भारत का समय से ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5.5 घंटे आगे ऐसे चलता है। यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ बजे हैं, यहाँ 12 बजे हैं, तो अपने भारत के अंदर बजेंगे, यहाँ 5 जोड़ दो 5:30 बजेंगे, ठीक है। 12 के अंदर 5 जोड़ दो 5:30 बजेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलता है। यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ पे अपने शाम के 5:30 बजेंगे, शाम के 5:30 बजेंगे भारत के अंदर, क्योंकि 5.5 घंटे आगे रहती है। और यहीं पे पीछे 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर जाओगे 5.5 घंटे कम कर दो,
ठीक है ना, ये समझनी है। अब देखो समय की जो रेखाएं हैं, चलिए मैंने आगे वाली स्लाइड में शायद लिया है, इस चीज को समझना आप, उसमें और समझ में आएगा। तो ये चीज है। अब देखो यहाँ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित आ गया। अब इस चीज को यहीं पे समझो आप, ठीक है ना। इस चीज को मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। अब देखो अपनी क्या है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है कि गुरुजी 360, कितनी है 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है 360 है। एक दिन में घंटे कितने होते हैं, एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है ना। अब समय कैसे निकालना है, एक विद्यार्थी का सवाल भी आया था कि सर ये दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर ही क्यों होता है, ज्यादा क्यों नहीं या कम क्यों नहीं। तो देखो 360 है और घंटे कितने हैं 24। तो अब इसको निकालने का सीधा फॉर्मूला है 24 का भाग दे दो। अब देखो मैंने ज्यादा गणित आगे कौन कमजोर हूं गणित में, सामान्य विद्यार्थी हूं, तो सीधा सीधा देखो 12 से काटते हैं, 12 से ही काटते हैं ना, पुराने मेथड पे ले जाता हूं। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो यहाँ पे आ गए 30/2। देखो मैं तो अभी भी ये पैटर्न काम में लेता हूँ, कई गणित के विद्वान होंगे तो सीधे ही काट देते होंगे, और भी कोई विधियां होगी, अपन को ये आता है। अब यहां से फिर काटते हैं तो यहाँ पे आ गए 15, ठीक है। यानी कि एक घंटे में सूरज की किरणें एक घंटे में कितने देशांतर को पार करेगी, 15 देशांतर को पार करेगी। एक घंटे के अंदर 15 देशांतर को पार कर लेगी, ठीक है ना, एक घंटे में। तो एक घंटे में मिनट कितने हुए 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर कितनी देशांतर रेखाओं को पार करेगी 15 देशांतर रेखाओं को पार करेगी। तो 15 देखो 15 का पहाड़ा भी मैंने मारवाड़ी में याद किया था स्टार्ट में, बाकी सारे इंग्लिश और हिंदी में याद किए, लेकिन 15 का है ना अभी तक भी मारवाड़ी में याद है। 15 कमरे 15 तीती 45 चौका 8 पाउंड 75 छगड़ी ने हतपस लोटी 8 या 9 पैतिया डबाक 150 यूं करता मतलब आनंद आ जाता, परम आनंद क्या है देखो वही है, ठीक है, बाकी के कौन है। तो 15 चौके 60, ठीक है ना, 15 चौके 60। तो यहाँ पे कितनी देशांतर रेखा आ गई, एक मिनट में देशांतर कितने आ गए अपने 4 आ गए कि नहीं, मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर अपन निकाल रहे हैं। तो दो देशांतर रेखा के बीच का अंतर, सूरज की किरण जो है एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो ऐसे ही 4-4 मिनट करके 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के अंदर 15 देशांतर रेखाओं को सूरज की किरण पार कर लेती है। अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी तो देखो गोल है, घूमती है पूरी तरीके से, और ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह एक साथ दिन होगा, ऐसा है नहीं। सूरज तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, तो जहां जहां पे रोशनी पड़ेगी वहां वहां दिन होगा, बाकी जगह रात होती जाएगी। तो ये कारण है, दो देशांतर के बीच का अंतर जो है 4 मिनट होने का कारण ये है, ठीक है। अब देखो आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया पता नहीं, लेकिन मैंने मेरी तरफ से पूरा बताया है, ठीक है ना। यही है 360 है, 360 में 24 का भाग दोगे इस तरीके से निकलेगा। अब समझो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समझो। 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन, अब ये यहीं पे है ना लफड़ा पड़ता है कि पूर्व की ओर जाने पर एक दिन आपके घटता है और पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत जनों के फ्यूज उड़ जाते हैं, क्यों, बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है यहाँ। मैं आपको समझाता हूँ, चलिए इसको पढ़ें पहले एक बार। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, पहले तो इस चीज को समझना। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ जल में से निकाला, पानी में से निकाला। जहां भी स्थल आया है तो इसको मोड़ा गया, काल्पनिक है लेकिन मोड़ा गया है, ताकि किसी एक देश के अंदर ही तिथि का फेर ना हो। ऐसा नहीं हो कि एक देश में से निकल दी, स्थल आ गया बीच में, तो तिथि के इधर तो सोमवार हो रहा है इधर मंगलवार हो रहा है, ऐसा नहीं हो। इसलिए इस दुविधा से बचने के लिए इसको लगभग 8 बार मोड़ा गया है अपने समुद्र के अंदर ही। कितनी बार मोड़ा गया है, लगभग 8 बार मोड़ा गया है, 8 बार मोड़ा गया है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर में से निकाला है और ये बेरिंग जल संधि के समानांतर है, ठीक है। ये प्रश्न बनता है, बेरिंग जल संधि के समानांतर चलती है, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूं, अब इस पे आपको मैं लेकर चलता हूं समय वाला जो समझते हैं इस चीज को। ये देखो ये तो है अपनी अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। तिथि रेखा कौन सी है, 180 डिग्री है। ये कौन सी है, 180 डिग्री है, ये रही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब यहां पे साथियों समझना इस चीज को, यहां पे यानी कि ये देखो ये तो है आपके पूर्व, ठीक है, और ये है आपके पश्चिम,
यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, पूर्व ये है और पश्चिम ये है। अब यहाँ पे तो समय है आपके रविवार हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सोमवार हो रहा है, यानी कि यहाँ इस तरफ जाने पर, पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ रहा है और यहाँ पे एक दिन पीछे रह रहा है, घट रहा है। पहले तो ये समझ लो यहाँ से निकल रही है। अब ये चीज है ना, ये आपको कैसे समझ में आएगी कि पृथ्वी देखो घूमती किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो जहां पूर्व पूर्व है वहां तो पहले दिन उग जाएगा, ठीक है, और पश्चिम में उगे के बाद ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाता हूं, तब आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहां पे ये ध्यान रखना, इस पे आओ, देखो समझने का सीधा सीधा तरीका ये है, आप ग्रीनविच मीन टाइम को ध्यान में रखो। ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व में तो क्या रहता है, आगे, समय क्या रहता है, आगे, आगे यानी प्लस है, ठीक है ना। पूर्व में क्या रहता है, आगे, पूर्व में क्या रहता है, आगे, जोड़ते जाओ यहाँ पे, ठीक है, पूर्व में आगे, यहां तक ये समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अपन ये इसके आगे आगे ही चल रहा है अभी तक, ठीक है ना, पूर्व में रहता है आगे। अब यहाँ पश्चिम में जाएंगे ना, पश्चिम में, अब इसके पश्चिम में अपन, ये पूरा लगभग अपने मैप कवर हो रहा है ना, इसके पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में क्या रहता है, पीछे, पश्चिम में क्या रहता है, पीछे, पश्चिम में क्या रहता है, पीछे, ठीक है ना। तो यहां पे जाएंगे अपने, यहां इसके यहां पे जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं, तो यहां पे तो रहना है, आगे रहना है, ठीक है, यहां पे तो रहना है अपने, आगे रहना है। अब देखो यहां तिथि रेखा ये आ जाएगी बीच में, तिथि रेखा बीच में आ जाएगी, लेकिन तिथि रेखा के भी अब देखना, तिथि रेखा को अब इससे अपन को कंबाइन मतलब कॉम्बिनेशन करके चलना है, तब आपके समझ में आएगा कि ये आखिर में माजरा क्या है। यदि यहां देखोगे साथियों तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये लाइट भी चली गई है, थोड़ी सी गर्मी का माहौल हो रहा है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यहाँ पे, अब इसके पश्चिम में, ठीक है ना, ये तो है प्रशांत महासागर से गुजर रही है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर के बीच में से गुजर रही है, यहाँ प्रशांत महासागर से गुजर रही है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये तो आ गया इसके पश्चिम में, ठीक है, ये तो आ गया पश्चिम और ये आ गया पूर्व, ठीक है। अब यहां पे तो रह रहा है आपके रविवार, क्या रह रहा है, रविवार, और यहां पे रह रहा है आपके सोमवार। इसी चीज को यहां पे ध्यान देना वापस कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना है, पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना है, ठीक है। तो यहां पे अपन ने क्या किया, पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटा दिया, रविवार हो गया, और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ा दिया तो क्या हो गया, सोमवार हो गया। यदि यहां से कोई नाविक चलता है, यदि कोई नाविक अपने अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा उससे पूर्व की ओर चलता है, रविवार से जा रहा है, और वहां पे जाकर यदि इस तरफ पहुंचता है तो फिर उसके सोमवार आ जाता है। यहाँ पे यही इस चीज को समझना कि यहाँ पे प्लस, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, इससे इस तरफ बढ़ेंगे अपन, इससे पूर्व की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इससे पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, अब इस चीज को कैसे समझोगे, इससे पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यदि देखोगे ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, इससे पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, यानी कि इससे और इसके बीच वाला क्षेत्र देखना, क्या देखना है, इससे और इसके बीच वाला क्षेत्र रहता क्या है, आगे, यानी कि रविवार प्लस एक सोमवार रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, सोमवार। इसी वीडियो को भले आप बार बार चला के देख लेना, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा मामला। ध्यान किस चीज पे देना है कि इससे और इसके बीच का जो क्षेत्र है, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र आ रहा है, देखो ऑस्ट्रेलिया, अपने भारत वगैरह, ये वाला क्षेत्र आ रहा है, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पे देखो इस नक्शे पे, यहाँ पे सोमवार वाला कौन सा क्षेत्र आ रहा है, ये देखो सोमवार वाला कौन सा क्षेत्र आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, भारत वगैरह, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे सोमवार किया अपन ने, यहाँ पे यदि अब इसके इधर इस तरफ जाओगे ना, तो इस तरफ इसके क्या थी, भारतीय, वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जीएमटी, जीएमटी से अपन आ रहे हैं इधर, तो यानी कि प्लस है, आगे रहता है समय, तो सोमवार है। उसके उस तरफ जाएंगे वापस, ये देखो इस स्लाइड पे, ठीक है। अब यहां पे देखना कि इस रेखा से और उस रेखा तक, यानी कि ये कौन सा समय है, नॉर्थ अमेरिका और अपने साउथ अमेरिका वाला, ये जो है यहां पे रहता है पीछे, यानी कि यहां पे क्या होगा, रविवार, यहां क्या होगा, रविवार होगा। अब देखो वापस ये यही चीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये रविवार कर रखा है अपन ने, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के अंदर यहाँ पे रविवार कर रखा है,
पकड़ना किस चीज से है, कैसे याद रहेगा, आपको पकड़ना है इन दोनों के बीच का क्षेत्र पकड़ना है कि यहाँ पे समय आगे रह रहा है, यहाँ आगे रह रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही रेखा मान लेते हैं, कई बार हमारे दिमाग में एक ही होती है, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो पूर्व में बढ़ रहे हैं तो आगे हो रहा है, और वहां पे पश्चिम की ओर कैसे बढ़ रहा है, पश्चिम की ओर ज्यादा हो रहा है। तो दोनों है भी तो अलग अलग, दोनों है भी तो अलग अलग। आप बीच वाला क्षेत्र तो देखो, इनके कौन कौन से देश आ रहे हैं, तब जाकर ये चीज समझ में आएगी। इन शॉर्ट वापस समझाता हूं, जीएमटी जो है, जीएमटी के यदि पूर्व में देखोगे तो आगे रहता है, समय आगे रहता है, तो यहाँ पे यानी कुल मिला के क्या होगा, रविवार नहीं होगा, सोमवार होगा। तो इन दोनों के बीच का यदि क्षेत्र देखोगे तो यहाँ सोमवार होना है, और यहां से इससे पश्चिम की ओर जाओगे तो यहाँ पे देखो ये आपके ये वाले क्षेत्र आता है, अमेरिका वाला, और ये तो यहाँ पे क्योंकि पश्चिम में समय घटता है तो यहाँ पे हो जाएगा रविवार। इन शॉर्ट ये है। तो पसीनो निकल गो, समझाते ठीक है। आप पता नहीं क्योंकि ये इतना कठिन चीज है, मेरे खुद के मतलब स्टार में ना फ्यूज बहुत बार उड़े, बहुत बार बांधे, तब जाकर फिर मैंने बीच का निचोड़ निकाला कि इसको याद कैसे रखा जाए। सभी बताते हैं कि ये ऐसे 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 है, फिर मैंने बीच का निचोड़ जब निकाला तो निचोड़ ये निकलता है कि आप जीएमटी और इन दोनों के बीच के देशों की स्थिति को ध्यान में रखो, कि यदि ये ध्यान रखोगे कि जीएमटी यानी अब ये देखो लंदन से निकलती है, और ये प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि, इनके बीच की यदि देखोगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, रूस वगैरह ये क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ इन दोनों के बीच की स्थिति देखोगे, यहाँ आगे रहता है समय, तो सीधी सी बात है सोमवार होना है यहाँ, और इनके बीच देखोगे समय पीछे रहता है, तो सीधी सी बात है एक कम करना है, रविवार होना है। अब भले फिर यहाँ पे भले ही आपको सीधी सीधी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देके पूछ दे, तो आप ये देशों की स्थिति ध्यान में रखना कि यहाँ ये अमेरिका वाले ये आ रहे हैं, यहाँ पीछे रहेगा, तो यहाँ पे रविवार रहना है और यहाँ सोमवार रहना है। ये बीच का तोड़ निकाला मैंने फिर समझने के लिए, ठीक है। अब ये होता किस कारण है साथियों, ये होता है पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण, ठीक है ना, ये है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले उदय होता है, लेकिन अपने गुजरात में जो है बाद में उदय होता है, लेकिन दोनों के बीच यदि देखा जाए ना तो 2 घंटे का अंतर निकलता है, लेकिन अपने अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से एक ही समय मानक कर दिया है कि इस पूरे देश के अंदर यह समय माना जाएगा। ऐसे का ऐसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है उसके अंदर यहाँ पे ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है अलग अलग टाइम जोन खूब सारे हैं। सबसे ज्यादा टाइम जोन रूस के अंदर है। पहले रूस के अंदर 11 टाइम जोन माने जाते थे, लेकिन 11 टाइम जोन कहां, रूस के अंदर पहले 11 टाइम जोन माने जाते थे, लेकिन 2011 के बाद यहाँ पे 9 टाइम जोन माने जाते हैं। कहां, रूस के अंदर। चाइना इतना बड़ा देश है, लेकिन चाइना का एक ही टाइम जोन है, उन्होंने एक ही टाइम जोन मान रखा है, ठीक है। तो चीन के अंदर एक ही टाइम जोन, चीन के अंदर एक है, कनाडा में 5 है, अमेरिका में 4 है, ऐसे अलग अलग टाइम जोन है जो दे रखे हैं ये सारे, ठीक है। तो ये टाइम जोन के हिसाब से फिर यहाँ पे जैसे रूस में इतने हैं, तो भी पश्चिमी उत्तरी ऐसे कर रखे हैं, मान रखे हैं पश्चिमी पूर्वी इस तरीके से, ठीक है। ये टाइम जोन से टाइम डिसाइड होता है। देखिए अब कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात समान होते हैं। भूमध्य रेखा पे हमेशा ही समान ही होते हैं, ठीक है। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ये कॉमन सेंस है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर मान सबसे कम होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 और 35 डिग्री। यहाँ पे मैंने अश्व अक्षांश वाला आपको जब पवने पढ़ाई थी तब बताया था पवनों के अंदर कि यहाँ पे क्या है, हवाएं बहुत तेज चलती थी, तो व्यापारी घोड़ों को लेकर जाते थे, तो हवाएं बहुत तेज चलने से उनको नाव जहाज चलाने में दिक्कत आती थी, तो घोड़े जो है पानी में डूबते नहीं है, घोड़ों को उतार दिया जाता है, तो इसलिए उनको अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये अश्व अक्षांश कहलाते हैं। ये थोड़ा सी ध्यान देने लायक बातें हैं वापस 30-35 वाली। अब देखो यहाँ पे यदि आप स्थिति देख पा रहे हो, ये तो है अपनी कौन सी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। और ये मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यदि ये कहां देखो काटती है, कौन कौन से देश इनके बिंदु पर स्थित है, तो यदि देखोगे आप साथियों, कर्क और 0 डिग्री पर अल्जीरिया, विषुवत और 0 डिग्री पर गिनी की खाड़ी, और यहाँ अटलांटिक महासागर में मकर और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है ना। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, नोट कर लेना। इसको ध्यान में क्या रखना है, जो नोट्स बना रहे हो उसमें नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और नक्शा है कि यहाँ पे आप देखो भूमध्य रेखा पर जो मुख्य मुख्य देश है, जैसे कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। वैसे तो ये
13 देशों में से गुजरती है, मालदीव, इंडोनेशिया वगैरह, ये भारत वगैरह, भारत, मैक्सिको, ये सब जो है अपने यहाँ पे। अब देखो जैसे IST की अपने बात करते हैं, जैसे GMT की बात करते हैं, तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। तो जैसे भारत में यदि 12 बजे हैं, भारत में यदि दोपहर के 12 बजे हैं, तो बांग्लादेश के अंदर, यहाँ बांग्लादेश के अंदर साथियों, यहाँ पे यदि भारत में समय दोपहर के 12 बजे है, तो बांग्लादेश में आधा घंटा आगे रहेगा, ठीक है ना, तो 12:30 बजेंगे, ठीक है, क्योंकि पूर्व में बढ़ता है समय। और यही का ये पाकिस्तान इसके इधर आ जाता है, तो पाकिस्तान में 11:30 बजेंगे, ये पीछे की तरफ रहेगा। ये चीजें समझने वाली होती है कि ये एक बार समझ में आ गया तो फिर बढ़िया है, और जिसके नहीं आया होना समझ में, ये वीडियो हमेशा रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है ना, ये वीडियो हमेशा ही रिकॉर्ड किया हुआ ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आपको मेन चीज ध्यान में क्या रखनी है, GMT और आपकी जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, उनके बीच के देशों की स्थिति ध्यान में रखना, और GMT से पूर्व की ओर आपके देश बढ़ता है। अरे भाई QR कोड क्यों जनरेट कर रहे हैं? चलिए सेव, ये कह रहा है कि पहले इसको सेव किया जाए क्योंकि आज स्लाइडें बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में ये अगली स्लाइड देगा भाई, इसके सिस्टम है। और आज जो है लाइटें हैं नहीं, मेरे ही देखो तेल निकल गया है, तो ये सिस्टम भी गर्म हो रहा है। डिजिटल चीज़ें हैं सारी, लोगों को लगता है कि क्या है, पढ़ाना है, कमाई कर रहे हैं। अरे कमाई नहीं है, और कमाई तो है वैसे, दुआएं बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो कोई समस्या नहीं। चलिए क्लास ही पूरी होगी, पता ही नहीं चला। तो ये है साथियों आज, वैसे सिंपल चीज है, लेकिन समझने जाओ तो समय लगेगा। लेकिन आप इसको, मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि आपके IST और ये GMT वाला, आपके ये GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जो मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये चीज आपके क्लियर हो जाएगी। और जो आगे और पीछे रहता है वो चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपन ने 3 नक्शे काम में लिए। 3 नक्शे काम में लेने के बाद भी जुगाड़ बिठाकर भी आपको बताया है कि यहाँ पे रविवार, यहाँ पे सोमवार, ठीक है। अब फिर भी नहीं समझ में आया, वीडियो को ही बार बार देखना, फिर भी नहीं आएगा तो एक शॉर्ट वीडियो और कोई तरीका निकाल के आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो साथियों ज्यादा परेशान इसलिए क्या है, इसको व्यवस्थित रूप से और बढ़िया तरीके से काम में लो। लाइब्रेरी वगैरह में चलाते हो तो वहां समस्या हो सकती है, वहां नेटवर्क रेंज कम रहता है, लाइब्रेरी पैक होती है इस वजह से। बाकी ये आपके इसमें अच्छा जो टेस्ट, मान लीजिए अभी 7 टेस्ट जुड़े हुए हैं, बाकी 4-5 दिन में और सभी जुड़ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। हिंदी से रिलेटेड जो शिक्षण विधियां हैं वो सभी टेस्ट इसके अंदर जुड़ जाएंगे, और इससे रिलेटेड वैसे एक अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी अच्छी तरीके से उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर से GGD ऐप है, सभी को पता है, तो वो डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।